उसी के पाक बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। अगर तू समंदर पे खड़ा है तो मौजों से ना डर, सच्चा सूरमा बन और रोशन ख्याली से लड़। मैं आपकी होस्ट अरीना इकबाल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो द इनलाइटेड माइंड। द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी हर एपिसोड में आपकी मुलाकात एक ऐसे प्रोफेशनल से करवाते हैं जो कि आपको इंस्पायर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने विजन और अपने मिशन को लेकर जो उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो आज के इस खूबसूरत एपिसोड में जिसका खसूसन मौजू है अक़लियतों की पहचान मुल्क पाकिस्तान में, और जैसे कि आप जानते हैं कि जश्न आज़ादी भी 2 दिन के बाद हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जोश व खरोश से उससे मनाएं। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जो मेहमान खसूसी मौजूद हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन मैं बताती जाऊं कि ये एक लीगल कंसल्टेंट हैं, जुडिशरी ट्रेनर एंड द ऑर्गेनाइज़र ऑफ माइनॉरिटी राइट्स मार्च, मिस्टर लूक विक्टर। थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस टुडे। Thank you, Arina, for having me on your show and for giving me this opportunity for having this sharing this wonderful platform with you. It's our pleasure, sir. I just wanted to know because आज आप हमारे साथ हैं and today it's 11th March and we are celebrating the Minority Day and we are thankful to our nation, to our Pakistan and the government who has dedicated this particular day for the minority rights. So as you are the legal consultant and you have you explored a lot in this whole profession, so I want to know that why did you choose only this profession? आपका inspiration क्या था? आप हमारी youth को, because this is a youth based show, so I wanted you to share some really good experiences if there are some hurdles came in, you know, in the middle of this journey, so do share some experiences with us. देखिए, मैं समझता हूँ कि बाइबल की ये जो पौलुस रसूल कहते हैं कि जीना मसीह और मरना नफ़ा, तो मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी के अंदर भी अगर कुछ किसी चीज़ से जो मेरी इंस्पिरेशन है कि मैंने ज़िंदगी कैसे जीनी है, तो ये आयत उसे सम अप कर देती है। और मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे मसीही नौजवान हैं, काश ये आयत और मसीह का प्यार, मसीह के लिए जीना उनकी ज़िंदगी का सेंटर फोर्स हो। इस पर्टिकुलरली लॉ की फील्ड में आने का मेरा मकसद ही ये था कि जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं देख रहा था कि मेरी कौम का हाल इस मुल्क में क्या है, तो मैंने ये कमी महसूस की कि हमारे नौजवानों के अंदर, और सिर्फ नौजवान नहीं, हमारी पूरी कौम के अंदर अपने राइट्स की एक उन्हें अवेयरनेस नहीं है। उनके राइट्स भी पामाल हो रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि जो हमारे राइट्स पामाल हो रहे हैं उसके लिए हमें जद्दोजहद किस तरीके से करनी है। तो खुदा ने मेरे दिल में डाला और लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड और ये लॉन्ग जर्नी है, बट मेरी लॉ की फील्ड में आने का बिलखसूस मकसद ये था कि मैं अपनी कौम को सर्व करूं और अपने कौम के लिए बेहतर हालात इस मुल्क में पैदा कर सकूं। दैट्स ग्रेट। अब जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि एक पुरअमन मुल्क की निशानी यही होती है कि वो अपने मुल्क की तमाम तर कम्युनिटीज़ को एक नज़र से देखें, और जब हम बिलखसूस अक़लियतों के हकूक़ की या यूँ कहें कि समाजी जो इंसाफ है उसकी बात करें या बराबरी की बात करें, तो अक़लियतों के हकूक़ की पासदारी जो है वो बुनियादी मकसद हो जाता है कि इसको पूरा किया जाए। और आप क्योंकि कानूनदान हैं तो मैं चाहूँगी कि आप इस बात पे रोशनी डालें कि आपकी ये जो माइनॉरिटी राइट मार्च, यू आर द ऑर्गेनाइज़र ऑफ इट, सो जब आपने ये स्टार्ट किया इसके पीछे एजेंडा क्या है एंड सिंस व्हेन ये जो डे है 11th अगस्त माइनॉरिटीज़ के लिए मुकर्रर किया गया हुकूमत की तरफ से, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें और हमें बताएं कि ये कैसे हो सका। देखिए, जब ये मुल्क पाकिस्तान 1947 में कायम हो रहा था, तो 14 अगस्त को, जिसको हम आज़ादी का जश्न आज़ादी मनाते हैं, आज़ादी का दिन कहते हैं, उससे 3 दिन कबल कायदे आज़म साहब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक बड़ी तारीखी अपना खिताब किया था। उस खिताब में उन्होंने कहा था कि जी ये एक आज़ाद मुल्क होगा जिसके सारे जितने शहरी हैं, रिहायशी हैं, वो आज़ाद होंगे और आज़ाद होंगे अपने मस्जिद में जाने के लिए, आज़ाद होंगे गिरजाघर में जाने के लिए, आज़ाद होंगे मंदिर में जाने के लिए। और साथ ही उन्होंने बड़ा अहम जो जुमला कहा था वो ये कहा था कि रियासत का मज़हब के साथ कोई लेन देन नहीं होगा।
ये एक सेक्युलर स्टेट की बुनियाद रखी थी, कम से कम एक ऐसे स्टेट की बुनियाद रखी थी जहाँ पर मज़हब के नाम पे तफरीक और मज़हब के नाम पे नफ़रत के कोई विजन कायदे आज़म साहब ने नहीं देखा था। हम तारीख जब पढ़ते हैं तो कॉलोनियल इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जब ये पार्टीशन हो रही थी तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग का उस वक्त था ही ये गिला, और ये जो पाकिस्तान मूवमेंट बाकायदा तौर पे चली थी, ये इसलिए चली थी कि एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर, कॉलोनियल इंडिया के अंदर मुसलमानों का ये जो उस वक्त माइनॉरिटी में थे उनका गिला था कि जी हमारे साथ मज़हब के नाम पे तफरीक की जाती है, बदसलूकी की जाती है, हमारी पॉलिटिकल नुमाइंदगी हमें उस तरीके से नहीं दी जाती जिस तरीके से देनी चाहिए है, और जो जो मसाइल वो उस वक्त एज अ माइनॉरिटी फेस कर रहे थे तो उनकी ये सोच थी कि भाई हम एक ऐसी नेशन बनाएं जहां पर इस तरीके का जुल्म किसी माइनॉरिटी के साथ ना हो। और जब इस मुल्क का पाकिस्तान, ये पाकीज़गी का लैंड, एक पाकीज़गी की एक जो है ना यहाँ का फ़िज़ा कायम करने की जब बात की गई तो कायदे आज़म साहब का जो सोच थी, जो विज़न थी, वो बहुत खूबसूरत थी। वो ये थी कि जो मुजालिम सब कॉन्टिनेंट के अंदर, कॉलोनियल इंडिया के अंदर मुसलमान सह रहे थे, उस टाइम की माइनॉरिटी सह रही थी, पाकिस्तान में वो किसी माइनॉरिटी के साथ मुजालिम ना हो। हम एक ऐसा देश बने, हम एक ऐसी नेशन बने जहाँ पे मज़हब से बालातर होकर सब आपस में प्यार और मोहब्बत और बराबरी की सतह पे रहें। बट अनफॉर्चुनेटली आज हम 79 ईयर्स डाउन द लाइन, इस 14 अगस्त को चंद दिन बाद नेक्स्ट वीक हम अपनी 79th इस नेशन की बर्थ को सेलिब्रेट करेंगे। आज अलीना आप मुझे बताएं, क्या दिल नहीं दुखता कि अभी 3 साल मुश्किल से गुजरे हैं, 3 साल पूरे होने को आए हैं कि 14 अगस्त को जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने झंडे लहराए थे, जिन्होंने कपड़े सफ़ेद और ग्रीन पहने थे, जिन्होंने जश्न आज़ादी के गाने लगाए थे फैसलाबाद की और जड़ावाला की सड़कों पर, 2 दिन बाद 16 तारीख को उनके वही झंडे भी जला दिए गए, उसके साथ उनकी बाइबल्स भी जला दी गई, जिंदगी भर की जमा पूंजी जला दी गई, और सबसे बढ़ के उनके दिल जला दिए गए। ऐसा ही मैं जब सोचता हूँ इस बात को, शांति नगर, गोजरा, जोसेफ कॉलोनी, शम्मा शहजाद, मैं कभी कभार इस तशवीश में होता हूँ कि 14 अगस्त को मैं कौन सी आज़ादी मना रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ, मेरे बाप दादा एसपी सिंघा साहब ने जी चुना इस देश को, उन्होंने चाहा कि कायदे आज़म के विज़न को सपोर्ट करके पाकिस्तान मूवमेंट का बाकायदा तौर पे हिस्सा बनकर वो वोट डालें और पाकिस्तान को चुने, और पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वो इसका शुमार बने पाकिस्तान का। मैं जब देखता हूँ तो हिंदूज़ के जो लीडर थे उस टाइम पे, जोगिंद्रा नाथ मंडल साहब, उन्होंने बेड़ा उठाया कि इस मुल्क के क़याम के टाइम पे ना सिर्फ लॉ की मिनिस्ट्री बल्कि लेबर की, मेहनत कशों की मिनिस्ट्री, लेबर फोर्स की मिनिस्ट्री उन्होंने संभाली। क्रिश्चियंस का, पारसियों का, सिख्स का, हिंदूज का बराबर का किरदार था जितना मुसलमानों का था इस मुल्क को कायम करने के अंदर। आज हम बात करते हैं कि जब जो मौजूदा हमारा आइन है इसमें इम्तियाजी जो शिकें डाल दी गई हैं, आर्टिकल्स 41 और 91, कि जी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कोई मुसलमान से हटकर नहीं हो सकता। इसका मतलब अरीना, आप जितनी भी काबिल हो जाएं, जितना पढ़ लिख जाएं, आप जितनी मुहब्बे वतन क्यों ना हो, आप इस मुल्क के लिए अपनी जान देने तक वफादार क्यों ना रहें, तब भी आप प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बन सकती कि आप मुसलमान नहीं हैं। ये मजहबी तफरीक मेरे ख्याल में कायदे आज़म का विजन तो नहीं था। ये मजहबी तफरीक एसपी सिंघा के तो होशो गुमान में नहीं थी कि जी जब उन्होंने वोट डाला था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। और यही मजहबी तफरीक जोगिंद्रा नाथ मंडल, जिनको पूरी कानून साजी इस मुल्क की करने का इंचार्ज बनाया गया था, उन्होंने तो ये कानून साजी नहीं की थी। उन्होंने तो एक ऐसा पाकिस्तान विजन किया था, ऐसे पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी जाके मज़हब के नाम पे किसी किस्म की कोई तफरीक, कोई मुनाफरत ना हो। अनफॉर्चुनेटली अब डाउन द लाइन, और आज जब भी मैं ये बात करता हूँ आर्टिकल्स 41 और 91 की, ये दो ऑफिसेस की कहानी नहीं है। ये दो ऑफिसेस की सिर्फ एक इशू नहीं है। तो लोग मुझे कभी मजाक में कह जाते हैं, कुछ मेरे मुसलमान दोस्त, कि भाई चलें ये हटा भी देते हैं हम शेख और खोल भी देते हैं, तो क्या आपने बन जाना है प्रेसिडेंट। मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा। इट्स नॉट कि जो है ना मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। ये इस सोच की बात है कि जी जहां पर तादाद में मुसलमान ज़्यादा हैं, बाकी जितने दूसरे मज़हब के फॉलोअर्स हैं उनके बीच में आप मज़हब के नाम पे तफरीक कर दें कि ज़्यादा अगर मुसलमान है तो जी लीडर भी मुसलमान होगा। और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम देखते हैं, जो आप आए दिन अखबारों के अंदर, प्राइवेट के भी और आपके इवन सरकारी इदारों के भी इस तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी एड्स रन किए जाते हैं, इश्तिहारात निकलते हैं
कि सफाई का काम सिर्फ मसीहों को मिलेगा। और उसी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये जितने वाक़ियात हम देखते हैं, जड़ावाला का वाक़या देख लें, शांति नगर, गोजरा, शम्मा शहजाद, ऑल सेंट्स का वाक़या देख लें, अभी कराची में बल्दिया का हुआ, आए दिन जो हमारी कमसन बच्चियों को उठाया जाता है, कभी आरजू राजा, आज मारिया शहबाज, हिंदूज के आए दिन जो है नन्ही मुन्नी बच्चियों को उठाया जाता है। ये इसी सोच की अक्कासी है कि जी ये कमज़ोर हैं, ये कमतर हैं, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि मुसलमानों के शाना बिशाना हो, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर जो हैं किसी ऑफिस पे पहुंच सकें, किसी उस सतह पे पहुंच सकें जिस पे शायद जो एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स मुसलमानों में क्रिएट कर दिया और इन्फीरियॉरिटी और हकारत का कंसेप्ट माइनॉरिटीज़ के हवाले से क्रिएट कर दिया। तो ये एक सोच की बात है। लुक भाई, जब हम कहते हैं ना द माइनॉरिटीज़ आर द वाइट पार्ट ऑफ द फ्लैग, तो मैं जब ये सुन रही थी कि वाइट पार्ट ऑफ अ फ्लैग मीन्स इतना सा हिस्सा हम हैं, लेकिन अगर आप इसको डीपर पर्सपेक्टिव में चेक करें, अगर उसमें से चांद और सितारा जो वाइट हिस्सा है उसको हटा दिया जाए तो ये परचम पूरा नहीं होता। इसका मतलब हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एंड द ऑल अदर ग्रीन पार्ट, लाइक हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारे भाई बहन हैं, दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड विदाउट अस, जैसे हमारे आबाओ अजदाद जो थे उनकी कुर्बानियाँ या उनके वोट्स, उन्होंने अपनी हामी भरी इसकी आज़ादी के पूरे प्रोसेस में, एंड देन वी गॉट पाकिस्तान एज अ लैंड। एंड अभी हम यही बात अपनी गुफ्तगू में, क्योंकि अभी जश्न आज़ादी की तैयारियां हैं और माइनॉरिटीज़ राइट्स की बात चल ही रही थी, तो इसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो उनका एक विजन था या कायदे आज़म साहब को और जितने बाकी माइनॉरिटीज़ के लीडर्स उनके साथ मौजूद थे, जब उन्होंने ये वोट डाला कि हमें एक सेपरेट पीस ऑफ लैंड चाहिए जहां हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, अगर आज वो उस वाइट हिस्से का हाल देखते हैं कि उस वाइट हिस्से के ऊपर इतने जुल्म व सितम हो चुके हैं, इतने जुल्म हुए हैं कि वो वाइट से ज़्यादा हमें उधर खून के निशान नज़र आते हैं। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, घरों तक, बस्तियां तक उजाड़ दी गई। और जब हम एक बात करते हैं कि हम कानून साजी की बात करें, तो जब कानून की तरफ नज़र उठाई जाए, या आपको क्या लगता है बतौर कानून साज कि क्या पाकिस्तानी आइन जितने भी हमने मुजालिम की बात की कि भाई इतने जुल्म हुए, ये हुआ, आपने काफ़ी जगहों के नाम भी मेंशन किए, तो क्या पाकिस्तानी आइन हमें इस पे कोई सपोर्ट करता है? हमारे आइन हमारी किस तरीके से हम अपने लिए इंसाफ की आवाज़ उठा सकते हैं? देखें अरीना, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी मुल्क का जो एक फाउंडेशनल पिलर होता है वो उस मुल्क का आइन होता है जी। आइन चादर और चार दीवारी पूरी एक आपकी फॉर्म करती है सोसाइटी की कि भाई ये बाउंड्रीज़ हैं, ये इस यहाँ के शहरियों के हकूक़ हैं, ये रियासत का रोल है, ये अवाम का रोल है, ये आपका इलेक्शन का तरीक़ेकार है, ये स्टेट की, रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उन्होंने पूरी करनी है। यकीनी बात है कि जब आप और मैं अपने हकूक़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आइन की तरफ देखते हैं कि जो आइन है हमारा, जो फाउंडेशनल ब्लॉक है, जो हमें शहरी होने का एक तरफ राइट भी देता है, दूसरी तरफ वो क्या कहता है हमारे हवाले से। और मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि आइन ही जो फाउंडेशनल ब्लॉक इस मुल्क का है, उसी में तजाद है और उसी में डिस्क्रिमिनेशन है। एक तरफ आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि जी सब शहरी बराबर हैं और रंग, नस्ल, मजहब के नाम पे किसी किस्म का तफरका नहीं किया जाएगा बुनियादी हकूक़ की फराहमी के अंदर। लेकिन उसी से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल्स 41 और 91 के अंदर हमें मिलता है कि जी आप जितने भी काबिल हो जाएं, मसीही, हिंदू, सिख, पारसी, वो कभी भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप पोजीशन पे नहीं आ सकते, सिर्फ इसलिए कि जी ये वाले पाकिस्तानी नहीं है। ये जो ये वाले पाकिस्तानी और वो वाले पाकिस्तानी कंसेप्ट क्रिएट कर दिया कि भाई ये वाले पाकिस्तानी हैं, ये जरा सुपीरियर क्लास है, जिन पे मुसलमान होने का ठप्पा है, इनके पास सनद है, एडिशनल एक डॉक्यूमेंटेशन है कि जी ये मुसलमान हैं, और ये जो बाकी हैं इन सबको एक मजमुआ बना के वो आपके अहमदी हों, आपके क्रिश्चियन हों, आपके सिख हों, हिंदू हों, इनको उठा के वो वाले पाकिस्तानी बना दिया। अच्छा, आप तो वो वाले पाकिस्तानी हैं जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। और फिर हम बात करते हैं नुमाइंदगी की। देखें, हर मुल्क के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, मैं डीएचए में रहता हूँ, आप जहाँ पर रहते ही हैं, एज अ पाकिस्तानी जो आपके मसाइल हैं, पाकिस्तानी आप जो लेजिस्लेशन चाहते हैं, आप अपने नुमाइंदे को चुनते हैं, वो असेंबली में जाता है, वहाँ पर बात करता है, कानून साजी होती है, वो आपका नुमाइंदा आपसे वोट लेकर आता है। क्योंकि आइन ने मज़हब के नाम पर तफरीक कर दी
और एक ऐसा सिनेरियो बन चुका, एक ऐसा मुल्क बन चुका जहां पर मुझे फेथ बेस्ड मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो आइन ने असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली में भी, आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर भी अलग से रिजर्व सीट्स बना दी फॉर दोज रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको, जो फेथ बेस्ड मसाइल को रिप्रेजेंट करेंगे ऐवान में, और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जितने फेथ बेस्ड मसाइल हैं उस पर कानून साजी करवाना उनका मैंडेट है और उनकी जिम्मेदारी है। बट मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया आइन ने हम पर, क्योंकि उसी के साथ साथ आइन ने जो इसका तरीक़ेकार बनाया वो ऐसा बना दिया है कि गो के रिप्रेजेंट तो मुझे और आपको करना चाहिए है इन नुमाइंदगान को जो फेथ बेस्ड सीटों पे, नशिस्तों पे जाके बैठते हैं, लेकिन इनका चुनाव आप और मैं नहीं करते। ये वही पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं जिनसे शायद आप और मैं इख्तलाफ रखें, उनसे जो है हम उनकी पॉलिसी से मुतासिर ना हो, और हम चाहते हैं कि उनकी अपनी पॉलिसीज में भी तरमीम होनी चाहिए है, और नेचुरली कि जो हमारे फेथ बेस्ड मसाइल हैं उनकी असेंबली के अंदर आवाज़ बुलंद होनी चाहिए है। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम निज़ाम को देखते हैं, वो निज़ाम इस तरीके से है कि यही सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिनसे शायद आप और मैं प्रॉपर तरीके से खुश नहीं हैं और हम उनमें रिफॉर्म चाहते हैं, वही चुन रहे होते हैं कि जी हम बताएंगे कि आपका कौन सा सियासी नुमाइंदा बैठेगा असेंबली में आकर और वो क्या बात करेगा। ऑल राइट। और मैं अब आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं कि आपको याद होगा, जो खास तौर से न्यूज़ फॉलो करते हैं, कि वेरी रिसेंटली हमारे पीटीआई का बड़ा एक सिलसिला चला था लास्ट इलेक्शंस में। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमात मानने से इनकार कर दिया था, और जब वो गो के उनके जो साथ में पार्टी की तरफ से लोग खड़े हुए थे इलेक्शन में, वो जीते भी, तो पीटीआई का क्लेम था कि जी माइनॉरिटीज़ की रिजर्व सीट्स पे भी हमारा भी क्लेम है, हमें भी दी जाए असेंबलीज के अंदर। अच्छा, पीटीआई को जब नहीं मिल रही थी तो पीटीआई ने जो है इत्तेहाद फॉर्म किया था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ। एक उन्होंने अलायंस फॉर्म की, एक कोलिशन फॉर्म की कि जी ठीक है, आप हमें सियासी पार्टी नहीं मानते तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आप दे दें, जो हमारे हिस्से की सीट्स आती हैं। उनके जितने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर ली। सुप्रीम कोर्ट में सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई कि जी माइनॉरिटी की रिजर्व सीट्स हमें भी दी जाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी अपनी पॉलिसी और मेंबरशिप का जो उनका तरीक़ेकार है, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि जी हमारी पार्टी की मेंबरशिप सिर्फ मुसलमानों के लिए है। अब ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि ये भी नहीं मानती कि जी ये मसीही, ये हिंदू, ये सिख इस काबिल भी है कि ये मुसलमानों के साथ एक टेबल पे बैठे, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा भी बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि जी माइनॉरिटीज़ की रिजर्व सीट पे तो हम चुनाव करेंगे। राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम इसी गुफ्तगू को का सिलसिला ज़रूर जारी रखेंगे, लेकिन अब वक्त हुआ जाता है कि हम एक ब्रेक लें। सो नाजरीन, हमारे साथ रहिए, एंड यू आर वॉचिंग द इनलाइटेड माइंड। द मोर यू नो, द मोर यू ग्रो। Welcome back, and you are watching The Enlightened Minds. The more you know, the more you grow. और गुफ्तगू के सिलसिले को फिर से जारी रखते हुए लूक भाई, आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल यही है कि जैसे भी आपने बताया कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हम फेस कर रहे हैं, एंड क्योंकि जो विजन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का रखा एक सेक्युलर कंट्री के तौर पर, तो मैं चाहूँगी कि आप मौजूदा हालात पे नज़र डालें और बताएं कि क्या वही विजन जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने देखा, क्या वो अभी नज़र आता है? यहाँ जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग ऑल द माइनॉरिटीज़, क्या हम वैसा पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसा हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे लिए देखा? तो मैं चाहूँगी कि आप मौजूदा हालात के बारे में ज़रूर अपनी राय शेयर करें। देखें, मौजूदा हालात आपके सामने हैं। आए दिन आप सुनते हैं कि कभी आरजू राजा तो आज मारिया शहबाज, कभी रिंकल कुमारी तो कभी कोई और दूसरी हिंदू बच्ची। मैं आपको अपना ज़ाती कराची का एक्सपीरियंस बताऊं कि 2019 से लेके आज 2026 में हम बैठे हैं, 7 साल में 27 केस चाइल्ड मैरिज और फोर्स कन्वर्जन के मैंने डील किए हैं। सिर्फ कराची शहर के मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, और ये वो केसेस हैं जो मेरी नॉलेज में आए, मेरे दफ्तर तक पहुँचे, जिनको हमने डील किया। और अगेन ये चाइल्ड मैरिज का मसला हो, सॉरी लुक भाई, ये जितने भी केसेस आपने जिक्र किया, ये ज़्यादातर कौन से एरियाज़ में से? कराची में से कौन से ज़्यादा? लाइक आप जितने हमारे पास ज़्यादा जो रिपोर्टेड केसेस हैं, वो कौन से एरिया से ज़्यादा आते हैं? देखें, इसके ऊपर कोई मैं आपको बताऊं कि किसी एक कोई हॉटस्पॉट है तो ऐसा नहीं है। ये काम पूरे पाकिस्तान में हो रहा है।
पंजाब में भी हो रहा है, सिंध में भी हो रहा है, केपी में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है। जहाँ पर भी माइनॉरिटी की कोई बच्चियाँ हैं और ये जो एक बीज बो दिए गए हैं मज़हब के नाम पे नफ़रत के, मज़हब के नाम पे तफ़रक़े के, और जो मौजूदा सिस्टम बना दिया गया है कि माइनॉरिटी की जब कोई बच्ची अगवा होती है कि ना कि रियासती सिस्टम, ना कि रियासती अमला, ना कि पुलिस, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो मज़लूम की मदद करें, बल्कि होता ये है कि अभी हाल में आपने देखा मारिया शहबाज के केस में मसीही वालदैन अपनी 13 साला नन्ही बच्ची मारिया शहबाज के लिए इस मुल्क का जो इस वक्त सबसे आला अदालत है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसके दर पे पहुँचे, वहाँ पर अपनी इस्तदा रखी, तो इस मुल्क की सबसे आला अदालत ने भी कह दिया कि जी वो जो 30 साला आदमी आपकी नन्ही बच्ची को अगवा करके गया था, जिसने उसके साथ पता नहीं कितनी दफ़ा जिनाकारी ना की हो, जिसने उसके साथ पता नहीं क्या जुल्म सितम ना किया हो, उसने उसको कलमा पढ़ा दिया है, उसके साथ उसका अंगूठा ले लिया निकाह नामे पे, तो अब तो वो उसकी बीवी है, अब तो वो मुसलमान है, अब तो वो वापस आपको नहीं मिलेगी, अब तो वो अगवाकार के हवाले की जाएगी। लुक भाई, ये जो निकाह नामे का आपने जिक्र किया, क्योंकि बच्ची की एज आप बता रहे हैं बिल्कुल 13 साल, जी। तो जो हमारा लॉ कहता है कि अंडर 18 का जो है निकाह नामा या किसी तरह से भी वो इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकते, तो इस पे हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि वो ऐसा निकाह हुआ, और अगर हुआ तो क्या हम ऐसे निकाह को क्लेम नहीं कर सकते? देखें, मैं आपके सामने एक मिसाल रखूँगा और ये हकीकी केस है। अब मैं इसकी साइटेशन भी बता देता हूँ, जो लॉ के तालिब इल्म हैं या जो वकला हजरात हैं या वैसे भी आम भी इंसान जाके इसको सर्च कर सकता है। 1982 का केस है सिंध हाई कोर्ट का, 1982 PCRLJ पेज 133 कराची। सिंध हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच बैठी थी, उस टाइम के जो चीफ जस्टिस साहब थे अब्दुल्लाई कुरैशी साहब, ये उनकी तरफ से लिखी हुई जजमेंट है। केस ये आया था कि एक 14 साला मुसलमान बच्ची थी जिसको एक मसीही आदमी ने अगवा किया था, और वो मसीही आदमी ने कलमा पढ़ के मुसलमान बनकर उसको अगवा किया था। उसने उससे शादी करने की नीयत से उसको अगवा किया और ख़ुद मुसलमान हो गया उसे शादी करने के लिए। मुसलमान बच्ची का जहाँ सवाल था वहाँ फ़ौरन जितना रियासती अमला था वो हरकत में आया, बड़ा कानून नाफिज किया गया। अदालत ने फैसला दिया कि जी ये जो क्राइम कमिट करने के लिए, एक अंडर एज बच्ची के साथ शादी करने के लिए जो मज़हब तब्दील किया गया है क्रिश्चियन आदमी ने, हम जी इसकी कन्वर्जन नहीं मानते, और उस बच्ची को बाजियाब कराया, उसके वालिद के हवाले कर दिया कि जी बच्ची आपकी माइनर है, आप इसको सिक्योर रखें, इस आदमी के अगवाकार के हवाले हम नहीं करेंगे। फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं मारिया शहबाज पे। इससे पहले आप आरजू राजा देखें, हुमा मसीह देखें, आए दिन के आप माइनॉरिटीज़ के केसेस देखें, वहाँ पर ये कानून नाफिज नहीं होता। वहाँ हम अदालतों के क्या फ़ैसले देखते हैं कि जी कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो गई, निकाह नामे पे अंगूठा आ गया है, चलें जी वो जो कल अगवाकार था आज उसका शौहर बन गया है। तो अगेन जो मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जो निकाह नामा है इसमें क्योंकि बच्ची माइनॉरिटी से है, लिहाजा वो जो पहले स्टेटमेंट जो 1992 में आपने केस बताया, वहाँ की स्टेटमेंट यहाँ पे आगे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। यहाँ पे वो ही एक जो है ना दोहरा म्यार है माइनॉरिटीज़ के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का, जुडिशरी का, कि जब मुसलमान बच्ची की बात थी तो फौरी तौर पे उसको रिकवर किया और उसके वालिदैन के हवाले किया। और आज आप देखते हैं मसीही बच्चियों के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ, सिख बच्चियों के पास, मैंने जो 27 केसेस हैंडल किए हैं उसमें से ज़्यादातर क्रिश्चियन बच्चियों की तादाद है, एक हिंदू और एक सिख बच्ची भी हमने रिकवर कराई है खुदा के फजल से। और इसके अलावा 3 मुसलमान बच्चियाँ जिनको किसी ने अगवा किया हो उनको भी हमने रिकवर कराया है। हम मज़हब के नाम पर तफरीक नहीं करते, गो के दूसरे हमारे साथ क्यों ना करें। लेकिन बात यह है, बात करने का मकसद कि जब हम रियासत की इंटेंशन देखते हैं, अपनी जुडिशरी की एक विल देखते हैं, एक सलूक देखते हैं, रवैया देखते हैं, तो हमें तारीख में बड़ा एक दर्दनाक और अफसोसनाक रवैया दिखता है। और फिर मैं मजबूर होता हूँ कि 14 अगस्त को सुबह उठ के मैं कौन सी आज़ादी मनाऊँ। और फिर जब हम बात करते हैं ब्लास्फेमी लॉ की, आप आए दिन ये अगर कोई कहे, रॉयटर्स की कल एक छपी है, उसके अंदर एक तहरीर उन्होंने अपनी स्टोरी डाली है कि जी ब्लास्फेमी लॉ के इंसिडेंट्स के अंदर कमी आई है। मुझे तो नहीं दिख रही कहाँ कमी आई है। अभी तो मुश्किल से महीना गुजरा है जो बल्दिया टाउन के अंदर सानिया होने लगा था तो उसको बचा लिया गया। अभी मुझे पता चला है कि कराची के एक महमूदाबाद की फैमिली थी जिनके घर के नीचे कोई कुरान पाक किसी एक उसमें जो है बैग में डाल कर फेंक के चला गया था, तो वो तो अच्छा है, उन्होंने फौरन देख लिया कि जी ये बैग पड़ा हुआ है, इसमें क्या है, खोल के देखा तो कुरान थी। कल को खुदा ना खास्ता कौन अगर वो वक्त
पे उनको खुदा ना ये उनके दिल में डालता, वो चेक नहीं करते सही टाइम पर आके, तो खुदा ना खास्ता वहाँ पर क्या हो जाता। तो ये बात करना कि जो है ना इस मुल्क ये बेहतरी की तरफ जा रहा है माइनॉरिटीज़ के लिए, मेरे ख्याल में अगर कोई हमारा सियासतदान असेंबली में खड़ा होकर या बाहर मैसेजेस चला के टिकटॉक पे चला के ये कहता है कि जी माइनॉरिटीज़ बहुत खुश है, माइनॉरिटीज़ आज़ाद हैं, माइनॉरिटीज़ आज़ाद होना चाहती हैं, माइनॉरिटीज़ खुश होना चाहती हैं, माइनॉरिटीज़ अपने आप को ये माइनॉरिटी का जो लेबल लगा दिया है इससे आज़ाद होना चाहती हैं, लेकिन इसको आज़ाद करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब मिल के जो पहले मुजालिम हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनके खिलाफ जद्दोजहद करें। ये नहीं कि हम टिकटॉक पे आके कहना शुरू कर देंगे जी सब आज़ाद हैं और बहुत खुश हैं, केक काटें और जी शुक्रगुजारी मनाएं। मुझे पता चला है अभी नेशनल माइनॉरिटीज़ डे पे नेशनल सतह के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने एक बड़ी तकरीब रखी है कि जी हम नेशनल माइनॉरिटीज़ डे को सेलिब्रेट करेंगे। उसमें ना आप इनवाइटेड है ना मैं इनवाइटेड हूँ। मैं इनवाइट होना नहीं चाहता उसमें, लेकिन मैं कभी सोचता हूँ कि जी माइनॉरिटीज़ तो वो ईसा नगरी में है, यहाँ कुरंगी में है, यहाँ आपकी लियारी के अंदर हिंदू आवाम है, मनोड़ा के अंदर अभी मेरा हाल में जाना, पिछले संडे मेरा वाकया हुआ कि मैं मनोड़ा मैंने विजिट किया, 1 माइल के रेडियस में इतनी खूबसूरत आपकी डाइवर्सिटी है, मस्जिद, चर्च, मंदिर और गुरुद्वारा, और उन सब में से जो सबसे पुराना है वो मंदिर है जो 1622 का 17वीं उसका सदी का बना हुआ है। तो ये डाइवर्सिटी और ये खूबसूरती हमारे जो बाप दादा थे, जो हमारे इस मुल्क के फाउंडर थे, उन्होंने इन्विजन की थी, इसको वो कायम रखना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो हम अपना माइनॉरिटीज़ के साथ जो हाल देख रहे हैं, फोर्स कन्वर्जन एक तरफ, दूसरी तरफ ब्लास्फेमी लॉ, तीसरी तरफ के हमारे जो तालीमी इदारे थे। सबसे मैं आपको जो आज बड़ी बात बताऊं कि हम बात करते हैं एसपी सिंघा की, हम बात करते हैं जोगिंद्रनाथ मंडल की, हम बात करते हैं और कॉर्नेलियस की, हम बहुत लोगों को ये बात नहीं पता, ख़ास तौर से जो हमारे नौजवान हैं उन्हें ये नहीं पता कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कायदे आज़म बनाने में माइनॉरिटीज़ का, बिलखसूस क्रिश्चियन अवाम का, क्रिश्चियन जो इदारे थे उनका कितना अहम किरदार था। कराची में आपके 2 स्कूल्स हैं, एक बोल्टन मार्केट में शेल्डन हाई स्कूल और एक CMS स्कूल, क्राइस्ट मिशन स्कूल। ये दोनों चर्च के बनाए हुए इदारे थे, ये चर्च रन इदारे थे जिनसे कायदे आज़म पढ़कर लिखकर उनमें वो अज़मत के, उनमें वो जिसको कहते हैं कि एक उनकी एक्सेलेंस के बीज जो हैं बोए गए, जो कल फिर वो आगे बढ़कर निकलकर और इतने बड़े अजीम लीडर बन गए। तो इसका सहरा मसीहों को जाता है। लेकिन हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी रियासत ने की कि 1972 के अंदर ये दोनों स्कूल्स को नेशनलाइज कर दिया गया, और ना सिर्फ इन 2 स्कूल्स को, आज मौजूदा टाइम पे गो के डी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी भी उसके 10 साल बाद आ गई थी। जितने मुसलमानों के स्कूल्स और कॉलेजेस नेशनलाइज हुए थे सब डी नेशनलाइज करके प्राइवेटाइज कर दिए गए। हमारे आज तक भी 118 पूरे मुल्क के अंदर ऐसे तालीमी इदारे हैं जो मेरे आज के मसीही नौजवान से छीन लिए गए हैं। मेरा मसीही नौजवान अपने ही बाप दादा के बनाए हुए इदारों में जाके तालीम हासिल नहीं कर सकता। एक तालीम की जो है कहर पैदा किया गया, तालीम की एक तालीम छीनी गई मसीही अवाम से, इलिटरेसी इंट्रोड्यूस की गई और फिर उन्हें बना दिया कि जी आप तो सिर्फ सफाई का काम करें, आप सफाई के काम पे अच्छा आपने तालीमी इदारों की बात की तो मैं इस चीज़ की ज़रूरत महसूस कर रही थी कि इस बात का भी जिक्र किया जाए। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से बताया कि कायदे आज़म को कायदे आज़म बनाने वाले जो इदारे हैं, जो स्कूल, जो जहाँ से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की और ये एक अजीम लीडर बनने में जो उन्होंने एक अपना हिस्सा डाला है, इन तमाम बातों का जिक्र हमारी निसाबी किताबों में कहीं नहीं मिलता। और जितने हमारे फोर फादर्स हैं जैसे एसपी सिंघा साहब और दीगर जितने भी हैं, इनका भी जिक्र कहीं हो सकता है मिले, लेकिन बहुत कम। तो आपके ख्याल से क्या हमारी निसाबों में भी तफरीक पाई नहीं जाती? देखें, आपने भी अच्छी आला तालीम हासिल की है, मैंने मैट्रिक सिस्टम का भी करिकुलम पढ़ा है और ओ लेवल्स का भी पढ़ा है, पाकिस्तान स्टडीज़ जो यहाँ पढ़ाई जाती है। दोनों के अंदर ना मुझे एसपी सिंघा का नाम मिला, ना मुझे शेल्डन हाई स्कूल का जिक्र मिला, ना मुझे CMS स्कूल का मुझे मिला जिक्र। और उसी के साथ साथ जो एक सबसे बड़ा, ये तो चले हमने बात कर ली, इस वक्त पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट एलीट स्कूल जिससे काजी फायज़ ईसा पढ़ के चीफ जस्टिस बन गए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पढ़ ली वहाँ से, बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ से पढ़ा है,
मुल्क का जितना अशराफिया है वो चाहता है कि हमारा बच्चा कराची ग्रामर स्कूल में जाके पढ़े। यस। जो डीआईजी का बेटा होगा, आईजी का बेटा होगा, कमिश्नर का बेटा होगा, सब चाहेंगे कि जी हमारे बच्चों को कराची ग्रामर स्कूल में एडमिशन किसी तरीके से मिल जाए। राइट। आवाम नहीं जानती कि कराची ग्रामर स्कूल भी एक क्रिश्चियन स्कूल है। That's इसको right. एक क्रिश्चियन पादरी रेवरेंड हेनरी ब्रेरटन ने बनाया था और 3 सदियों तक इसकी जो है 3 डेकेड्स तक इसकी जो प्राइमरी स्कूल है 1960 से लेके 1989 तक वो होली ट्रिनिटी चर्च के जहाँ पर आज सेंट थॉमस सेमिनरी है वहाँ पर इसका प्राइमरी स्कूल चला करता था। और आज अगर मैं जाके जायजा लूँ कराची ग्रामर स्कूल की, मैं बच्चों की एनरोलमेंट की लिस्ट निकालूं, कितने मसीही बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे। मेरा तालीमी इदारा मेरे मसीहों ने बनाया, आज मेरे ही बच्चों से छीन लिया गया। एलीट कैप्चर बना लिया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से महरूम कर दिया। मेरा बच्चा गली मोहल्ले के स्कूल में धक्का खाते हुए फिरे कि जी उसको कहीं गलती से एडमिशन मिल जाए और नहीं मिला तो जी आ जाओ झाड़ू वाला फिरने वाला काम कर दो। और मेरे जो बनाए हुए तालीमी इदारे हैं आधे से ज़्यादा नेशनलाइज कर दिए और कुछ जो छोड़े वो एलीट कैप्चर करके आज हमारी आवाम से, आज मेरे बच्चे से छीन लिए। और लुक भाई, अगर सिर्फ इसी बात का किया जाए कि तालीमी बहरान पैदा किया गया, कुछ ऐसे नौजवान या बच्चे जो फिर भी समहाउ कुछ ना कुछ रास्ते ढूंढ के माँ बाप के बहुत सपोर्ट से, बहुत पैसा खर्च करने के बाद, प्राइवेट पढ़ने के बाद एक मुकाम पे पहुंच भी जाएं, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एंड बहुत सारे हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी पीछे रहते हैं, डिसहार्टन होते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हुकूमत को इस पे क्या मतलब कोई सजेशन देना चाहिए, एडवाइस कि इस पे क्या प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएं और वो बच्चे जो डिसहार्ट होकर अब डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखें, सबसे पहले तो मैं हुकूमत से जो हमारा मुतालबा है, क्योंकि हर साल हम 11 अगस्त को जो नेशनल माइनॉरिटीज़ डे करार दिया गया है, आसिफ अली जरदारी साहब ने 2009 में इस दिन को मुकर्रर कर दिया कि भाई नेशनल माइनॉरिटीज़ डे है जी। खुशी तो होती कि इस दिन को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता कि हमें एहसास होता, हमें यकीन दिलाया जाता कि भाई हम बराबर के शहरी हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो ऐसा लगता है कि 365 में से एक दिन दे दिया हमें, खुश होके देख लो। और इसका भी 2009 से लेके मेरे ख्याल में आपने अभी हाल तक में नहीं सुना होगा। ये सहरा अभी नेशनल माइनॉरिटी राइट्स मार्च को जाता है 2023 में, जो हमने कराची के अंदर सिविल सोसाइटी ने कुछ हमारे रिलीजियस लीडर्स के साथ मिलकर हमने एक ये तहरीक शुरू की कि हर 11 अगस्त को हम आवाम को इकट्ठा करते हैं। हम जाके इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली में केक नहीं काटते पार्लियामेंटेरियंस बन के और होटलों में बैठ के पीसी में, अवारी में कि जी सब बिल्कुल ठीक है। हम आवाम को बाहर इकट्ठा करते हैं, वो आवाम जिनके लिए दिन बनाया गया है उनको आवाज़ देते हैं, उनकी दिल की आवाज़ सुनने के लिए उनको मौका देते हैं कि जी आप सच बताएं, आप बताएं कि आपके साथ क्या सलूक है, क्या आपकी डिमांड्स हैं, क्या आपके साथ यहाँ पर जो है, जो अगर कोई बदसलूकी है तो आप क्या चाहते हैं। माइनॉरिटी राइट्स मार्च एवरी ईयर 11 अगस्त को एक मार्च करती है, इवेंट होता है हमारा जहाँ पे बिना मज़हब की तफरीक की है। इवन हमारे मुसलमान ऐसे साथी जो कि समझते हैं कि मज़हब के नाम पे तफरीक नहीं होनी चाहिए, इस मुल्क में अमन की फ़िज़ा कायम होनी चाहिए है, वो हमें ज्वाइन करते हैं। इस साल हमारी जो माइनॉरिटी राइट्स मार्च है वो कायद आज़म के मज़ार के बाहर, क्योंकि कायद आज़म हमारे फाउंडर हैं। जितने मुसलमानों के हैं उतना ही हम उनको अपना फाउंडर समझते हैं। जितने मुसलमान अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं उतना मैं पाकिस्तानी हूँ। तो कायद आज़म साहब के दर पे जाकर करने का ये मकसद है कि पिछले 3 साल से हम कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने सिंध असेंबली के बाहर किया कि ये ऐवान है जहाँ पर मेरे इन मसाइल का कुछ जो है बेहतरी की तरफ आगे कोई बात बढ़नी चाहिए है, लेकिन 1 साल के अंदर कुछ मैंने बेहतरी नहीं देखी। तो सिर्फ मैं मजबूर होकर अपने फाउंडर के दर पे जा रहा हूँ कि जी आपकी स्पीच हम पढ़ेंगे और इस रियासत को, इस हुकूमत को याद कराएंगे कि जो बनाने वाला था, जिसने ये मुल्क बनाया, उसने क्या बोला, उसकी क्या सोच थी, वो क्या चाहता था। ठीक, मैं इसके साथ साथ बात करूंगा कि आपने बात की कि हमारे इसका आगे लाहे अमल क्या होना चाहिए, हम क्या इसके अंदर किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, रियासत से सबसे पहली हमारी जो डिमांड है वो ये है कि अपनी पॉलिटिकल विल चेंज करें, अपनी इंटेंशंस चेंज करें। जब तक रियासत की इंटेंशन चेंज नहीं होगी तब तक ये मुजालिम बढ़ते चले जाएंगे। हम बात करते हैं कि देखें, फोर्स कन्वर्जन की हो, ब्लास्फेमी लॉ के मिसयूज़ की हो, सैनिटोरियल जॉब्स के ऊपर जो हमें महदूद कर दिया जाता है, हमारी तालीम छीन ली जाती है, जितने मुजालिम की हम बात करें, इसको रिड्रेस करने का, इसको बेहतर करने का जो फोरम है, जो वाहिद फोरम है वो है आपका ऐवान।
वो है आपकी पॉलिटिकल स्फीयर, जहां पर इस पे कानून साजी हो सकती है। जो ये हमारा पॉलिटिकल निज़ाम बना दिया गया है कि मैं अपने नुमाइंदे को नहीं चुन सकता जो मेरे फेथ बेस्ड मिसाइल के ऊपर बात कर सके, वहाँ पे हमारी डिमांड है सबसे पहली कि डुअल वोट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए, कि बतौर पाकिस्तानी जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल हैं, जो मैं अपने मुल्क के अंदर कानून साजी चाहता हूँ, बतौर पाकिस्तानी मैं अपने उस नुमाइंदे को भी चुनता हूँ जो भी खड़ा होता है मेरे हलके में, और उसी के साथ साथ जो मेरे फेथ बेस्ड रिजर्व सीट्स के ऊपर नुमाइंदेगान अगर खड़े होते हैं तो उनका चुनाव भी मसीही हिंदू सिख अवाम ही करे। और उसके साथ साथ जो हमारी डिमांड है वो ये है कि देखें, खवातीन तंजीमों की कई सालों की जदोजहद के बाद अब रिसेंटली 2017 का जो इलेक्शन रूल्स थे उसके अंदर ये चीज़ इंदराज कर दी गई, ये तरमीम आ गई कि हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाबंद है कि उसने जनरल इलेक्शन के अंदर कम अज़ कम 5% जो अपने इलेक्शन में नुमाइंदेगान उतारने हैं, जिनको टिकट देना है, जिनको जनरल सीट पे इलेक्शन लड़वाना है, 5% खवातीन होनी चाहिए हैं। इसी तरीके से अगर इस माशरे की सोच तब्दील करनी है, ये जो मज़हब के नाम पे नफ़रत, मज़हब के नाम पे एक तफरीक कि मुसलमान सुपीरियर, बाकी क्रिश्चियन, हिंदू, सिख बाकी सारे इन्फीरियर, इसको अगर तब्दील करना है तो पॉलिटिकल विल चेंज होने की ज़रूरत है। 5% पाबंदी सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे होनी चाहिए है कि जी आपने माइनॉरिटीज़ को जनरल कैंडिडेचर पे इलेक्शन लड़वाना है। कोई अगर मुझे ये कहे कि जी ये देखें इसलिए मुश्किल है कि मुसलमान अवाम किसी माइनॉरिटी को क्यों वोट देगी, यही बात तो खवातीन के लिए की जाती है कि जी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम खवातीन को खड़ा कर देंगे तो उनको वोट कौन देगा? भाई अगर तो माशरे के अंदर कोई एलिमेंट है, कोई इलनेस है, कुछ बुरी सोच है तो उसकी तब्दीली करनी है ना कि उसकी अक्कासी करें, उसको और ज्यादा हम हौसला अफजाई करें, उसकी हौसला शिकनी करने की जरूरत है। और उसकी दुरुस्तगी इस तरीके से होगी कि जब पॉलिटिकल पार्टीज जो कि स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, जिनका काम है कि असेंबली में बैठ के कानून साजी करें, वो सबसे पहले माशरे की सोच तब्दील करना शुरू करें कि अगर कोई क्रिश्चियन, हिंदू, सिख भी जनरल सीट के ऊपर इलेक्शन हमारे टिकट से खड़ा होता है तो आप उसे भी वोट दें मेरिट के ऊपर, उसका मजहब देखकर नहीं। बिल्कुल लोग भाई, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि सीट्स पे आ सकते हैं, जो दूसरे ममालिक हैं जैसे अमेरिका एंड इंडिया ही देख लें और दूसरे भी हैं, तो उनकी जो इतनी भी ये पॉलिटिकल सीट्स हैं इसमें हम देखते हैं कि उनके जैसे अगर क्रिश्चियन मुल्क हैं तो रिसेंट जो उनके प्रेसिडेंट थे ओबामा साहब, वो मुस्लिम थे और दीगर इस तरीके से। लेकिन वहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ जब कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट आता है या कोई पॉलिटिकल में पावरफुल अथॉरिटी में आता है, सो ऑब्वियसली सेलिब्रेट, खुशी तो होती है, लेकिन ये वही चीज़ जब अपने मुल्क के लिए इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। वहाँ पे वही आपकी बात कि ये दूसरे वाले पाकिस्तानी और हम जो है ख़ास पाकिस्तानी है, राइट। और ये तो बड़ी सतह की बात होगी। आप यकीन माने ग्रेड 1 के बच्चे की उम्र होती है 5 साल 6 साल, उस 6 साल के बच्चे को पता है कि ये मेरे साथ क्रिश्चियन बच्चा बैठा है तो मैंने इसके लंच बॉक्स से नगेट्स उठा के नहीं खाने। आप मुझे कह रहे हैं कि हम ऐसे मुल्क में आज़ाद हैं और कायदे आज़म साहब ने जो इस मुल्क की बुनियाद रखी, आज हम माइनॉरिटीज़ डे मनाएं, फिर हम 2 दिन बाद इंडिपेंडेंस डे मनाएं, तो आपका भी सवाल सही है। और अब मुझे भी आपकी सारी बातें सुनने के बाद ये फील हो रहा है कि वाकई जब वो 5 साल के बच्चे को ये पता है कि उसने क्रिश्चियन बच्चे के साथ बैठ के या हिंदू बच्चे के साथ बैठ के खाना नहीं खाना, तो मैं ये सोच बदली करने में या इसको चेंज करने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। अरीना, मैं इसमें ज़रूर जिक्र करूँगा कि ये जो आपने लिखा कि 5 साल की उम्र में भी खाना साथ में नहीं खाना, पंजाब में एक अभी वाक़या हुआ है कि एक क्रिश्चियन मज़दूर था, उसके जो साथी मुसलमान मज़दूर थे उन्होंने उसकी गर्दन उड़ा दी, उसका कत्ल कर दिया इस बात पे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हम जिस कूलर से हम पानी पी रहे थे तूने भी उसी कूलर से और ग्लास से पानी पी लिया। तो देखिए, मैं जो बात कर रहा था कि ये सिर्फ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ओहदों की सोच की बात नहीं है, ये एक सोच बर्पा हमारी सोसाइटी में कर दी है कि जी ये हकीर हैं, ये दुश्मन हैं। हम जो हमारा निसाब की हम बात कर रहे थे, हमारे निसाब में जब ऐसी तालीम दी जाएगी कि जी हमने काफिर हिंदुओं से आज़ादी ली, हमने वो गोरे मसीहों से आज़ादी ली,
मैं नहीं समझता कि आपका यूएसए का कोई ट्रैवल है या कोई आपका कोई वहाँ पे यूरोप के अंदर कोई वीज़ा लेकर बैठा हुआ है। मेरा भी कोई नहीं बैठा हुआ। मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं। आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, उनके दादा दादी तक जो है सारे इसी धरती के पाकिस्तानी हैं हम सारे। और मैं देखें एक आखिर के अंदर ज़रूर ये अपनी कौम को कहूँगा और सारे सुनने वालों को, जितने मर्जी मुजालिम हो, है तो हमारा देश, मैं ऐसे प्यार करता हूँ। मुझे मैं आप अगर यूएसए भी चला जाऊँ, यूरोप भी चला जाऊँ, वहाँ पर वो मेरा नाम नहीं देखेंगे कि लूक विक्टर है, उन्होंने देखना है जी ब्राउन स्किन्ड पाकिस्तानी है। आप जो जिस तजाद की बात कर रही थी, जिस हिपोक्रेसी की बात कर रही थी, बात यही है कि जब बाहर के किसी मुल्क के अंदर ज़ुरान ममदानी मेयर बन जाता है तो जितनी अवाम यहाँ की मुसलमान होती है खुश होती है कि देखे जी एक इमिग्रेंट मुसलमान वहाँ पर जाके बन गया है जी, मेयर बन गया है। या आपका जो है सादिक खान यूके के अंदर लंदन का मेयर जब बना तो सारे जी बड़ा खुश होते हैं जी, वाह जी मुसलमान वहाँ बन गया। अपने घर में जब बात करते हैं हम तो सुनना भी पसंद नहीं करते कि जी ये किस तरीके से किसी बड़े ओहदे पे आ जाएगा, ये हिपोक्रेसी। तो इसी सोच को चेंज करने के लिए मेरे ख्याल में मेरा मैसेज फॉर आर यूथ, फॉर आर नेशन, वो बड़े हों, ख़ास तौर से यूथ, क्योंकि फ्यूचर पूरा इनकी ज़िंदगी पड़ी हुई है। ज़रूर मुश्किलात हैं। लुक भाई, आपने जो भी मैसेज हमारी यूथ को देना है, दैट्स रियली वी वांटेड टू कंटिन्यू विद दिस। अब वक्त हुआ जाता है कि हम ब्रेक की जानिब बढ़ें, सो बी विद अस। आप देख रहे हैं द इनलाइटेड माइंड्स, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। Welcome back everyone. You are watching The Enlightened Minds. The more you know, the more you grow. और हमारे साथ है मिस्टर लूक विक्टर। लूक भाई, अब मौका है कि हम असलम परवेज साहब से एक खूबसूरत सा मिली नगमा सुने। वतन की मट्टी गवाह रहना। थैंक यू असलम परवेज साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा गाया। और लूक भाई, आपको कैसा लगा?
बहुत अच्छा था। और अगेन फिर मुझे एक बार ये मिली नगमा सुनकर जो जज्बात है अपनी कंट्री के लिए, जो प्यार है, वो या उजागर हो गया दोबारा। वतन की मिट्टी गवाह रहना। बिल्कुल। बिल्कुल हमारी वतन की मिट्टी गवाह रहेगी कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस कदर अपनी खिदमात को, अपनी कुर्बानियाँ देकर ये वतन हमारे लिए आज़ाद करवाया। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आप हमारी यूथ को, जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जश्न आज़ादी भी है और माइनॉरिटी राइट्स का डे है आज, तो आप जो भी पैगाम देना चाहेंगे आप ज़रूर दीजिए। देखें, अभी जो हमने मिली नगमा सुना कि वतन की मिट्टी गवाह रहना, दो चीज़ों की आज इस साल हमारा जो माइनॉरिटी राइट्स मार्च का नेशनल माइनॉरिटीज़ डे के हवाले से जो नारा भी है वो है याद रखा जाएगा। जी। और याद क्या चीज़ें रखनी है? दो चीज़ें रखनी है। पहली ये कि इस मुल्क को कायम करने में 1947 में, उससे पहले जो पूरी तहरीक चली, और उसके बाद आज तक 79 ईयर्स तक इसको कायम रखने में और इसको सलामत रखने में, इसको तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में जितना मुसलमान बहन भाइयों का अपना किरदार है, उतना ही मसीहों का, हिंदुओं का, सिख का, पारसी का, हर एक दूसरे मज़ाहिब के भी जो यहाँ के मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं उनका भी बराबर का किरदार रहा है। हम याद रखेंगे कि जो हमने इस मुल्क के लिए इससे वफा रखी, इससे प्यार रखा और अपनी जो है खून पसीने की मेहनत से आज तक ये मुल्क को हमने हमेशा सराहा है, इसको अपनाया है। और उसी के साथ साथ हम ये भी याद रखेंगे कि अनफॉर्चुनेटली 79 ईयर्स के अंदर ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए गए कि शायद जो हमारी मेहनत थी, जो हमारा इस मुल्क से प्यार था, उसको रियासत ने ना जाना, बल्कि हमारे साथ एक दोहरा सलूक किया, हमारे साथ एक सौतेलों वाला सलूक किया और हमारे पे जितने मुजालिम किए गए। हम शम्मा शहजाद को और शम्मा के पेट में जो अनबॉर्न बच्चा था जिसे जिंदा जला दिया गया, हम गोजरा को, हम जड़ावाला को, हम शांति नगर को, हम शहबाज भट्टी को, हम हर एक जुल्म को याद रखेंगे। हम आरजू राजा को, हम हुमा मसीह को, हम मारिया शहबाज को याद रखेंगे। हम नहीं भूलेंगे, और इसलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि हम इंसाफ चाहते हैं जी। और मेरा अपनी कौम से मुतालबा ये है कि देखें, जब भी जुल्म होता है, कहीं भी कोई मुश्किलात पैदा होती हैं, तो जुल्म और मुश्किलात के सामने सिर्फ दो किस्म के रिस्पॉन्स एक इंसान के हो सकते हैं। या तो हाथ पे हाथ धर कर आप सहते रहें, आप जिस तरीके से आपके साथ मुजालिम हुए हैं, आप अपने बच्चों को भी ट्रेन करें कि बेटा यही आपको कुछ मिलेगा, वो भी नस्ल दर नस्ल उसी मुजालिम के अंदर रहेंगे। या आप खुदा पे ईमान रख कर अपने पहचान को जानकर कि जीना हमारे लिए मसीह और मरना नफ़ा। और बात यह है कि मसीह की जब मैं तालीमात देखता हूँ कि जहाँ कहीं कुछ गलत होता था, जहाँ कहीं कुछ बुराई होती थी, तो बुराई को वो बुरा कहता था, गलत को वो गलत कहता था। और इमसाल में हमें मिलता है कि बेवा की आवाज़ बन, बुराई के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर। ये क्रिश्चियन एटीट्यूड है कि जी जस्टिस हमने सिक्योर करनी है। जहाँ कहीं जुल्म है तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ अपने लिए, अपने आने वाले नस्लों के लिए, बल्कि मसीहों से हटके अगर हिंदुओं पे, सिखों पे, पारसियों पे भी सेम मुजालिम हो रहे हैं मज़हब की बुनियाद के ऊपर, तो हम मसीहों का ये काम है कि हम मुजालिम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। जहाँ इस मुल्क के अंदर नफरत के बीज बो दिए गए, दुनिया का नमक तो हमने बनना है ना, इस धरती के ऊपर जहाँ पर कड़वाहट पैदा कर दी गई है, इसका जायका हमने बनना है। प्यार के बीज, अमन के बीज, मुसावात के बीज, जस्टिस के बीज हमने यहाँ पर बोने हैं। क्रिश्चियन यूथ के ऊपर यह फ़र्ज़ है, क्रिश्चियन अवाम पे यह फ़र्ज़ है कि इकट्ठा हो, कौमियत आपस में उजागर करें, एक दूसरे के साथ मिलें। जब तक बटे रहेंगे इन मुश्किलात से कभी कोई बाहर से आकर आपको बाहर नहीं निकालेगा। आप पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, हम बराबर के शहरी हैं। अगर आज हमारे साथ बुरा सलूक हो रहा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके खिलाफ हम मुनज़्ज़म तरीके से अपनी जद्दोजहद करें, लॉफुल तरीके के अंदर अपनी डिमांड्स को फ्रेम करें, बहैसियत कौम हम मुजालिम के खिलाफ बाहर निकलें। और जद्दोजहद नहीं करेंगे तो सेम हाल में पड़े रहेंगे। जद्दोजहद करके आगे बढ़ें, शायद रातों रात चेंज ना आए, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आज माइनॉरिटी डेज़ है और हमने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की, आपने बहुत ही डीप नॉलेज और कानून साजी के हवाले से भी हमें काफ़ी गाइड किया। और बेशक जब हम इन मज़ालिम, इन जुल्मों के बारे में सुनते हैं तो दिल दुखता है, मगर वंस अगेन मैं भी पाकिस्तान हूँ,
आप भी पाकिस्तान हैं। गो हमारी आइडेंटिटी हमसे कोई नहीं छीन सकता। पाकिस्तान हमारी आइडेंटिटी है। हम किसी भी मुल्क में चले जाएं, कितनी भी तरक्की कर लें, कहीं भी जाएं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम किस मज़हब से हैं, हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं। वो हमारी नेशनैलिटी को देखते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। और हमें अपने ही मुल्क पाकिस्तान में जब माइनॉरिटी कहकर दुत्कार दिया जाता है, हमें हमारे ही हकूक़ से जो है महरूम रखा जाता है, हमारी ही बच्चियां, हमारे बहुत से घराने जो आग में जला दिए गए, तो दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है, आंसू बहते हैं और कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनता। आज के ये दिन जो कि माइनॉरिटीज़ का है, मैं दावत देती हूँ उन तमाम लोगों को, ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ को बल्कि हमारे मुल्क के ग्रीन उस हिस्से को, क्योंकि हमने मिल के पाकिस्तान बनाया, हमारे साथ दें। और लूक भाई के माइनॉरिटी राइट मार्च जो कि 11 अगस्त को, जैसे कि आपने बताया, टूम्ब ऑफ कायदे आज़म पर, कायदे आज़म के मज़ार के बाबा तंजीम एम जिना रोड पे जो मेन गेट है, बाबा तंजीम गेट, उसके बाहर शाम 4 बजे सबको दावत है कि ज़रूर आएं, इसका अपनी आवाज़ हिस्सा बुलंद बने। करें। जी बिल्कुल, आइए सब मिलकर आवाज़ बुलंद करें और एक अच्छे से, एक खूबसूरत तरीके से पेश करें कि ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ बल्कि हमारे मुस्लिम बहन भाई भी हमारे हकूक़ के लिए हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि जश्न आज़ादी भी है और हमें जश्न आज़ादी भी मनाते हैं। और खुदावंद हमारे खुदा का यही पैगाम है कि हम जिस मुल्क में रहें उस मुल्क की सलामती चाहें। अब 14 अगस्त के मौके पर मैं चाहूँगी कि आप जो भी पैगाम देना चाहेंगे कि ये 14 अगस्त जो आज़ादी का दिन है, आप किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, क्या मैसेज है यंगस्टर्स के लिए, नौजवानों के लिए और तमाम देखने वालों के लिए? मेरा यही मैसेज है कि अपने वतन से वफ़ादार रहें और ये याद रखें कि गो के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। गो के ये हकीकत है कि हमारे इस प्यारे वतन के अंदर अनफॉर्चुनेटली मज़हब के नाम पर तफरीक, मज़हब के नाम पर नफ़रत के बीज बो दिए गए हैं। इस खूबसूरत मट्टी को कड़वा कर दिया गया है। बतौर मसीही हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस वतन का नमक बनें, हम इस वतन में जायका पैदा करें, प्यार का जायका, एक दूसरे से मोहब्बत का जायका, अमन का जायका। ये आपकी और मेरी बतौर मसीही ज़िम्मेदारी है। दैट्स रियली नाइस, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है एंड थैंक यू सो मच। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन जिन्होंने आज आपके थ्रू बहुत सी ऐसी बातें सीखी और हमारे कानून साजी के मुताबिक जो हमारे हकूक़ हैं, जिस तरीके से हमें डील किया जाता है, तमाम बातों को सीख कर हमें कुछ नया सीखने को मिला है। और एक मरतबा फिर गवाही टीवी चैनल की जानिब से, द इनलाइटेड माइंड्स की पूरी टीम की जानिब से हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आज आप यहाँ आए और आपने अपना वक्त दिया एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सो लूक भाई, मैं देख रही थी कि आपके जो माइनॉरिटी राइट्स मार्च है, इसमें बहुत से हमारे मुसलमान बहन भाई भी हैं जो अपनी आवाज़ को आपके साथ मिलकर बुलंद कर रहे हैं। कुछ इसके बारे में बताएं, उनका रद्द-ए-अमल कैसा था? जी बिल्कुल, जहाँ पर हम ज़रूर इस मुल्क में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी देखते हैं और बहुत एक बेबसी की हालत देखते हैं, वहाँ पर हमारी उम्मीदें एक चरागदान की तरह दोबारा इसलिए जल जाती हैं कि हमारे बहुत सारे मुसलमान बहन भाई आज भी मौजूद हैं जो कि समझते हैं कि मज़हब के नाम पे तफरीक नहीं होनी चाहिए, मज़हब के नाम पे मुनाफरत नहीं होनी चाहिए, मज़हब के नाम पे किसी के साथ मुजालिम नहीं होने चाहिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने उन सारे मुसलमान बहन भाइयों का जो कि एज कंसेंटियस सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी राइट्स मार्च का हिस्सा बनते हैं, हर साल बनते हैं, भरपूर आवाज़ बुलंद करते हैं, हमारे साथ आके मार्च करते हैं और नारा लगाते हैं कि जी मुसलमान और मसीही और हिंदू और सिख के बीच में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, सब पाकिस्तानी है, सब बराबर है, सब बराबर है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच लूक भाई एंड वंस अगेन हम अपने तमाम बहन भाइयों का जो आपके साथ मिलकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो हमारे साथ हैं और उनके साथ से ही हमें हौसला मिलता है कि हाँ, हमारी आवाज़ सुनी जा सकती है। सो वंस अगेन हम अपने इस प्लेटफॉर्म से आपके आने के लिए, आपकी इन तमाम बातों के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और द गवाही चैनल की तरफ से, द इनलाइटेड माइंड की टीम की तरफ से वी वांटेड टू प्रेजेंट अ टोकन ऑफ लव for all the services and Thank you so much. all the love. हूँ और for giving me this opportunity to share this set with you. Thank you so much. So एक मरतबा फिर हमने सीखा
कि किस तरह कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए एक कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। रुक जाना, थक जाना किसी भी मसले का हल नहीं। अगर आपने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है तो उसके लिए हौसले की ज़रूरत है। आपने अपनी आवाज़ को दबने नहीं देना, बल्कि उस हौसले को, वो आग जो आपके अंदर जल रही है, उसको जलते रहने देना चाहिए। अपनी आवाज़ को बुलंद करें और ज़रूर अपने हकूक़ के लिए बोलना सीखें, क्योंकि जिस तरह खुदावन ने भी हमें सही को सही और गलत को गलत कहना सिखाया, और उसने फरमाया कि जो सही को सही और गलत को गलत नहीं कहता वो मुझ में से नहीं। तो आज हमारे लिए मौका है, 11 अगस्त का दिन है, ज़रूर माइनॉरिटी राइट्स मार्च के लिए जाएं। और हम अगले हफ्ते बहुत जल्द आपके साथ फिर हाजिर हो जाएंगे एक खूबसूरत सी एपिसोड के साथ, एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, जो कि अपने तमाम एक्सपीरियंस के साथ आपको फिर इंस्पायर करेगी, आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए, आपको मज़ीद मोटिवेट करने